नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लोकेंद्र कुमार है। आज हम डिस्कस करते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स जो आगे जो आ रहा है 2027 या 28 में जो लोग देने जा रहे हैं, तो उनके लिए जो जीएस का फर्स्ट पेपर है उसके लिए क्या रणनीति रखनी है और उसके साथ साथ हमें क्या कितना कंटेंट तैयार करना है, किस लेवल तक, उसके रिलेटेड हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और मैं नॉर्मली जो भी हमारे सिलेबस है उसी को भी ध्यान में रखते हुए सब चीज़ें डिस्कस करूँगा। तो आप मतलब एक थोरोली मैं ओवरव्यू दे दूंगा कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं और कहाँ कहाँ तक क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और कितना बेसिक्स नॉलेज है, जिससे क्या आप जो गैस वाला पोर्शन है जहाँ से आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा के और क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हैं, तो उस लेवल को भी मैं स्ट्रेटजी तक को भी मैं ट्राई करूँगा कि आपको वो एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ कैसे अपन डील करें। क्योंकि जैसे कुछ पढ़ा हुआ है उससे हम लोग डेराइव करके अनुमान लगाएंगे कि ऐसा कुछ हो सकता है, वो गैस लगाना, ना कि बिल्कुल ब्लंटली। ठीक है, फर्स्ट है हिस्ट्री से बात करते स्टार्ट करते हैं। तो पहला है जो ओल्ड या जो प्राचीन काल है सबसे। तो प्राचीन में देखो हम मोटा मोटा स्टार्ट कब से करते हैं कि कुछ 10 लाख साल से पहले, 20 लाख साल से पहले जब से मानव का उद्भव हुआ, वहाँ से लेके आज के जो आधुनिक भारत जो भी 2026 है, तो 2026 तक की पूरी हिस्ट्री है, उसी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए। तो 20 लाख साल पहले से स्टार्ट होता है। तो उसमें क्या है, पहले पूरा पाषाण काल आता है, या फिर इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, पाषाण यानी पत्थर से रिलेटेड, तो पैलियोलिथिक बोला जाता है इसको। ठीक है, पैलियोलिथिक यानी पूरा पाषाण काल। तो वहाँ से लेके पूरा पाषाण भी 3 टाइप के होते, पूर्व, मध्य और उत्तर, ये तीनों के। फिर मध्य पाषाण आएगा। ठीक है, मध्य पाषाण आ गया, ये आ गया। उसके पास में नव पाषाण आ गया, नव पाषाण होगा। और उसी के साथ साथ फिर स्टार्ट हो जाएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, और उसी के जस्ट बाद में आएगा ये ताम्र पाषाण। ठीक है, ये हो गया। ताम्र पाषाण के जस्ट बाद में आए, इसको कैलकोलिथिक भी बोलता है, ये हो गया। और इसके बाद में आर्यन आ जाएंगे। आर्य के जस्ट बाद में आएगा ये जो ऋग्वेदिक वाला काल, ये वैदिक युग हो गया। वैदिक के जस्ट बाद में आएगा आपके उत्तर वैदिक के जस्ट बाद आएगा ये इसका नंद वंश है, शिशुनाग से पहले नंद, ये सब वंश है जो फिर मौर्य में तब्दील होगा। ठीक है, मौर्य के जस्ट बाद ये मोटे मोटे साम्राज्य, फिर अब बीच में छोटा मोटा ये कानून वगैरह आएगा। फिर गुप्त आ जाएगा, बड़ा सा डायनेस्टी के लिए। बीच में एक इंडो ग्रीक का ये इन्वेजन भी आक्रमण भी देखने को मिला है। उसके बाद गुप्त आएंगे। गुप्त के बाद में हर्ष, बहुत बड़ा शासन के रूप में। फिर आएगा ट्राई पार्टी, ये हिस्ट्री को अगर मोटा मोटा 3 जो बड़ी पावर है वो लड़ाई करेंगे, जिसमें पाल है। ठीक है, पाल है और गुर्जर प्रतिहार है, और तीसरा है राष्ट्रकूट। ये आपस में लड़ेंगे, किसके लिए, कन्नौज के लिए, ये होगा। और इसी लड़ाई के बीच में बाकी जो ये अरब या फिर जो ये आते मुस्लिम या इस्लामिक इन्वेजन देखने को मिलता है, जिसमें गजनी वगैरह, ये भारत में सोमनाथ वगैरह फिर अटैक वो देखने को मिलता है इसी के कंटेम्प्रेरी। फिर इसी के जस्ट ये ख़त्म होगा, गुर्जर ये ट्राई पार्टी ख़त्म होगा। उसके बाद में कौन आएगा, मेनली गौरी वगैरह, तो कौन इसको क्या बोलते हैं, दिल्ली सल्तनत या सल्तनत टाइम आएगा। और सल्तनत के फिर मतलब इसके कंटेम्प्रेरी बाकी इंडिया में भी देखने को मिलता है, अलग अलग देशों अलग अलग जगह पे अलग अलग राजाओं का होता है, जिसमें चोल साम्राज्य वगैरह। ये भी चोल साम्राज्य नॉर्मली ट्राई पार्टी वाली बात की थी ना, यहाँ पे इन्हीं के कंटेम्प्रेरी थे। लेकिन सल्तनत के बाद में जैसे हमारे विजयदेवनगर साम्राज्य होगा, ये चीज़ें आएगी। और ये सब पास में गजपति वगैरह, ये भी इनके कंटेम्प्रेरी देखने को मिलते हैं। और फिर गजपति बाद में आते हैं, उससे पहले वहाँ पे भी कोई शासक देखने को मिलता। फिर वो सातवाहन, वो भी आप एकदम ध्यान रखना, सातवाहन कुछ इसके मौर्य साम्राज्य के कंटेम्प्रेरी टाइप में उसके बीच में देखने को मिलता है। वाकाटका गुप्ता के टाइम पे दिखते हैं, वैसे हो गया। फिर सल्तनत का ही एक्सटेंशन हो गया। फिर बहमनी साम्राज्य बनता है, जो नाम क्या साउथ में काम करा, वो वहीं नॉर्थ में क्या मुगल आ जाते बड़े बड़े शासकों के रूप में। मुगल के बाद में सीधा ही अंग्रेज़ आ गए, और अंग्रेज़ के बाद में भारत को आज़ादी मिली। ये मोटा मोटा जो बहुत ओवरव्यू था, बहुत शॉर्ट में था,
इतना शॉर्ट में यूपीएससी नहीं पूछती है, बहुत इससे डीप थोड़ा पूछते हैं। तो मोटा मोटा जो राज था ना, किस किस का कहाँ कहाँ शासन था और कहाँ, और वो सल्तनत में भी मैंने बोला है, तो सल्तनत काफ़ी विस्तृत था क्योंकि काफ़ी राज थे, मतलब जिसमें गुलाम वंश हो गया, मामलूक वगैरह वो आ गए, उसके बाद में खिलजी वगैरह ये थे उसके, और वह सैयद वंश था, लोधी वंश था। तो ये मोटे मोटे जो वंश देखने को मिलते हैं तो ये हो गए। तो मतलब इनकी भी बेसिक चीज़ें देखने को मिलती है, किसका क्या क्या योगदान है, किसने क्या क्या काम किया है, वो उससे रिलेटेड वो जो भी इनका मोटा मोटा जो भी हिस्ट्री का था। तो मैंने आपको एक प्राचीन से मध्यकाल तक का हिस्ट्री का एक ओवरव्यू दे दिया है। और अगर हम बात करेंगे जो अभी मॉडर्न हिस्ट्री की, तो उसको अगर यहीं से अपन कंटिन्यू करें तो बात आती है कि मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं 1757 से स्टार्ट करते, जहाँ से अंग्रेज़ों का शासन स्टार्ट होता है। क्योंकि 1757 में हमने देखा था कि 2-3 युद्ध होते हैं, जिससे ये डिसाइड होता था है कि भाई भारत पे किसका शासन स्टार्ट होता है, अंग्रेज़ों का। यहाँ ये लड़ाई हुई थी, प्लासी की युद्ध हुआ था 1761 में हुआ था इसका पानीपत का युद्ध, और सॉरी एक दो लड़ाइयाँ थी, एक तो प्लासी की लड़ाई थी और एक और थी जिसका भी नाम मैं भूल रहा हूँ। तो वो भी 1764 में हुई थी। तो ये 3 लड़ाइयाँ बड़ी बड़ी होगी जिसने ये डिटरमाइन करा कि आगे अंग्रेज भारत पे राज करेंगे। ठीक है, तो 2 लड़ाई, एक तो मतलब ये मैं शायद यहाँ तक कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ, शायद 1757 और 1764 हो सकता है। प्लासी की लड़ाई 64 में थी और प्लासी 2, और ये इसको 1757 वाली लड़ाई अभी नाम भूल रहा हूँ। तो ऐसा, तो यहीं से स्टार्ट होता है। उसी के बाद से 1773 से अंग्रेज़ों ने एक्ट बनाना स्टार्ट किए, और फिर किस तरह से पहले कंपनी भारत में रूल करना स्टार्ट करती, फिर कंपनी का रूल अलग टाइप होता है, फिर वहाँ पे प्रिंस होता है जो यूके का, वो भारत को एक्वायर कर लेता है। और फिर पहले कंपनी के रूप में कैसे उनका डेवलपमेंट होता है और किस तरह से एक्सपेंड होते हैं इंडिया में, क्या क्या पॉलिसी अपनाते हैं, किस तरह से भारत का शोषण होता है, उन सभी डायमेंशन को किस तरह से वो यहाँ का प्रशासन को अपने अकॉर्डिंग रहा था। जुडिशरी हो गया, एजुकेशन हो गया, इन पे सब प्रेस के ऊपर कैसे हो, ये सभी देखने को मिलता। और फिर उसी के कंटेम्प्रेरी हमारे यहाँ पे सामाजिक धार्मिक सुधार भी देखने को मिलता है, तो वो भी होता है। और उसके बाद में जो यूके के प्रिंस उसको एक्वायर करते हैं, कब से 1858, जो 1757 की 1857 की क्रांति के बाद में वो लोग जो प्रिंस को है वो शासन में स्थापित करता है। और उसके बाद में जो कुछ किस तरह से भारत में जो राष्ट्रवादी आकांक्षा है वो का विकास होता है, उनके अलग अलग फेज देखने को मिलते हैं। पहले नरम दल के रूप में देखने को मिलता है, जहाँ पे वो प्रार्थना वाला सिस्टम, उसमें कौन कौन लोग थे वो हमें पता होना चाहिए, उनकी क्या क्या मांगे रही थी उस हिसाब से। फिर नेक्स्ट आता है गरम दल आता है, ठीक है, वो कैसे करता है अपना रिएक्शन। गरम दल के जस्ट बाद में क्रांतिकारी भी हमें देखने को मिलते हैं, क्रांतिकारी रवैया देखने को मिलता है जो वो हो गया। और उसके जस्ट बाद में गांधीवादी युग आता है। लेकिन हम कई बार बीच में गांधीवादी युग के कंटेम्प्रेरी भी क्रांतिकारी भी मूवमेंट भी देखते हैं, जैसे भगत सिंह हो गए, सुखदेव जी है, भगत सिंह जी है, और राजगुरु जी है, इस ऐसे। और उनके अलावा बहुत सारे जैसे कामटा गारू प्रकरण था, वो भी था। ऐसे जो भी काफ़ी इंसिडेंट थे जो कुछ न इसी तरह जो क्रांतिकारी गतिविधियों से रिलेटेड थे, उनका हो गया। उसके बाद जो गांधीवादी विचारधारा सारे मूवमेंट, बड़े बड़े भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, इनके बारे में जो ये सब चीज़ें। फिर भारत की आज़ादी हो गया, उससे जस्ट पहले वाले इंसिडेंट वगैरह, कौन कौन से बाकी आंदोलन वगैरह हुआ, किसका किसका क्या योगदान वगैरह, इस चीज़ को हम लोग पढ़ना है हमें यूपीएससी की प्रीलिम्स के हिसाब से। ठीक है, तो मोटा मोटा मैंने आपको एक बार 2 बार मतलब हिस्ट्री का ओवरव्यू दे दिया है, अब मतलब पहले से लेके लास्ट तक। इतना कंक्रीट शायद में 5 मिनट में सब कुछ हिस्ट्री आपको एक बार मतलब गो थ्रू हो गई है कि कहाँ से क्या शुरू हुआ और कहाँ क्या ख़त्म हुआ। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमें क्या याद करना, अब हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहला ये है कि जैसे प्राचीन हो चाहे मध्य हो चाहे आधुनिक है, कुछ चेंज हुआ है, कुछ क्या हुआ, परिवर्तन। ये आई थिंक पेन सही नहीं बैठ रही है, तो हम लोग पेन थोड़ी चेंज कर लेते हैं। कुछ चेंज हुआ है,
क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, उसको हमेशा याद रखो। जैसे आपको पता होना चाहिए कि मध्य पाषाण की स्पेसिफिक विशेषता क्या क्या है, वहीं पूरा पाषाण की स्पेशल विशेषता क्या क्या है। ठीक है, पहली बात चेंज क्या हो गया। इंडिया में साइट कौन कौन सी है, कौन से स्थल है और कौन से रिलेटेड है। जैसे भीमबेटका का पता होना चाहिए आपको, ये कौन से साम टाइम की है। और पय्यमपल्ली करके एक जगह है जो आंध्र प्रदेश में, वो हो गया। इसकी आपको आइडिया होनी चाहिए कि ये कब किस टाइम के, वो भी है कंगन हेल्लू हो गया, और ऐसे कई साइट्स हैं उनके बारे में आपको भी आइडिया होना चाहिए। ये चेंज, दूसरा ये साइट कौन सी है और उस टाइम की विशेषता है। आप टू द पॉइंट है, स्टार्टिंग वाले में बहुत कम विशेषता ही याद करनी कि नॉर्मली वो कैसे खाना खाते थे, रहते थे, कैसा उनका, और उनका आर्ट एंड कल्चर कैसा था। बेसिक चीज़ें जैसे उन्होंने भित्ति चित्र वगैरह देखने को मिलते हैं, ये सब चीज़ें। और कौन कौन सी साइड में क्या क्या टॉपिक्स है वगैरह वगैरह, किसका ज्ञान था, वो हम लोग इसी की रिसोर्स के रूप में देख सकते हैं। तो वो गया स्रोत के रूप में। ठीक है, फर्स्ट कंप्लीट, ये हम लोग बेसिक चीज़ें इसको याद करना। दूसरा चेंज याद करना। तीसरा है कुछ स्पेसिफिक वर्ड होगा, कोई शब्द होगा, उसका कैसे यूज़ करते हैं। जैसे वर्ड्स व्रीहि का पूछा है, जिसको चावल का, ये मतलब बाद की बता ना, व्रीहि ऐसे चावल के बारे में होगा। इसके बारे में पिछली बार एक और पूछा था, कोई जिसको मतलब किसी व्यक्ति को दफनाने के बारे में, उसका वर्ड मैं भूल गया हूँ एग्जैक्ट याद नहीं आया, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा। जो मतलब कीवर्ड है उसके बारे में थोड़ा याद करना। जैसे पोलीगर के बारे में पूछा, ये क्या होते थे। उलगुलान के पूछा था, वो मैं ये मॉडर्न हिस्ट्री में, ऐसे कई क्वेश्चन आए हुए हैं जो कीवर्ड के लिए। तो बेसिक जो भी कीवर्ड जहाँ पे भी कभी कुछ मिल जाए तो आप पढ़ लो, मतलब एक आध से ज़्यादा नहीं, बेसिक्स जैसे। तो इसके लिए मैंने NCERT की ओल्ड और न्यू पढ़ी थी, बाकी ओल्ड भी पढ़ी थी और न्यू भी पढ़ी। ओल्ड का जो सतीश चंद्र वाली ये है, और न्यू वाली जो अभी चल रही है, इन दोनों को अच्छे से कर लो। और थोड़ा जो भी इसमें फिर आपको कुछ डॉट्स मिलेंगे, क्योंकि सारी कनेक्शन नहीं होता है कुछ। तो उसके लिए आप, मैंने क्या है कि जो ऑनलाइन यूट्यूब पे कई मैराथन क्लासेज है उनको देखा था, तो उनसे क्या कनेक्ट मिल गया, तो वो मेरे को काफ़ी हेल्प हुई। तो मैं दोनों चीज़ें और तीसरा इससे किया। और मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ी थी, और उसके अलावा जो भी कुछ ऐड ऑन करना तो उसके लिए मैंने यूट्यूब पे मैराथन क्लासेस देखी थी। ठीक है, पहला खत्म। तो आप भी ये कर सकते हो, जिससे कि आपका ये बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, ताकि आपका जो डोट्स नहीं रहेंगे, आपको कनेक्शन पता चले। जैसे मैंने आपको पूरा पाषाण काल से लेके आज के आधुनिक भारत तक की एक टाइम लाइन बता दी, कौन कौन सी जगह किसका शासन था, और एकदम कंटेम्प्रेरी भी मैं बता सकता हूँ किस किस टाइम। तो वो आपको तब कनेक्ट होगा जब आप ये जो मैराथन क्लासेस देख लोगे। ठीक है, ये हमारा मोटा मोटा बेसिक चीज़ें हो गई इसकी हिस्ट्री से। फिर आगे आ गए, जैसे राजा महाराजा बड़े बड़े रहे, तो उनके टाइम के क्या क्या अचीवमेंट थी उस समय की। सोशियो इकोनॉमी कैसे थे, सोशियो इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, भाई कर लेना कब से स्टार्ट किया, कर कितना था, वो तो आपको अगर आइडिया हो। तो जैसे वैदिक काल में पहले ऐसा नहीं कर लिया जाता था, बाद में कर लेना कंपलसरी कर दिया। राजा भी एक वंशानुगत मतलब हेरिडिटरी बनना स्टार्ट हुआ, वो भी उत्तर वैदिक काल में हुआ। महिलाओं की स्थिति खराब भी उत्तर वैदिक काल में हुई है। और भी जैसे सामाजिक रिलेटेड जो भी अभी चैलेंज देखने का, उनका भी स्टार्ट हुआ है। तो ये बेसिक चीज़ें आप कनेक्ट करते रहो, इनको पढ़ते रहो, किस किस टाइम पे क्या क्या हुआ। और लिटरेचर रिलेटेड कुछ लिखा है तो वो याद करो, कौन लिटरेचर लेखक कौन था, क्या लिटरेचर लिखा था, उसकी क्या टेंडेंसी थी, किस समय किस किस जीवों को पाला जाता है। जैसे किसी ने पूछा है इंडस वैली सिविलाइजेशन में समय घोड़े के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, गाय के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को आप प्रिपेयर करें। लिटरेचर हो गया, स्थापत्य में क्या क्या काम किया है, और भी कला का कोई स्पेशल रूप है तो उसके बारे में भी याद करिए। तो बेसिक ये आपके मेंस में भी काम आ गया और प्रीलिम्स में आ गया। ये हो गया लिटरेचर, ये हो गया। इसके अलावा हम लोग जैसे मिडाइवल, ये दोनों सेक्शन मोटे मोटे हो गए। राजाओं के बारे में थोड़ा बहुत ध्यान रखो, युद्धों के बारे में इतनी ज़रूरी नहीं, आवश्यकता नहीं है इतना, बट जो राजा महाराजाओं के बारे में, तो उसके टाइम पे जो उनकी कल्चरल अचीवमेंट है या फिर कुछ स्पेसिफिक पॉइंट है, उनके रिलेटेड आप याद करिए। ये हो गया बेसिक। फिर आप हमने जो आधुनिक भारत के बारे में बात की है, तो आधुनिक भारत में मैंने अभी आपको बताया आंदोलन है, कौन कौन से लोग थे, क्या क्या किया। इसमें क्या आपको वन वर्ड टाइप आ जाते हैं, किसने कौन सा न्यूज़पेपर अपना ये हो गया। सामाजिक धार्मिक सुधार से रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, वो भी आप याद करिए, किसने कौन सा आंदोलन शुरू किया है, क्या सीन रहा था उसमें। तो ये बेसिक्स में आपको आइडिया होना चाहिए।
कौन से गवर्नर जनरल ने कुछ ख़राब किया हो या कुछ अच्छा किया हो, जो भी उनके रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है वो याद कीजिए। तो इस टाइप से आप बेसिक जैसे आंदोलन हुए थे तो कौन कौन से आंदोलन से कौन कौन लोग जुड़े हुए थे। जैसे पिछली बार एक बार पूछा हुआ है कि क्रांतिकारी आंदोलन से रिलेटेड कौन कौन से क्रांतिकारी है, तो उसमें जी राजेंद्र घोष है, बारिंद्र घोष जी है, उनका नाम था, तो वो है कि नहीं है ऐसा नाम, तो उनको आपको आइडिया होना चाहिए कौन कौन से लोग जो कौन कौन से व्यक्तित्व थे, किस किस जो मूवमेंट से उससे रिलेटेड थे। तो इस तरफ से आप बेसिक चीज़ों को तैयार करिए। तो अभी आपका मोटा मोटा ये कंप्लीट हो गया हिस्ट्री को। फिर हम आ जाते हैं आर्ट एंड कल्चर के ऊपर। आर्ट एंड कल्चर के रूप में जो भी अभी न्यूज़ में रह रहा है उसको अपन को प्रिपेयर करना है। जैसे किसी को हेरिटेज में हेरिटेज साइट बनाया जा रहा है या कोई नई का मतलब कुछ कल्पना हो कि कला के रूपों को यूज किया जाए, वैसा हो गया। तो उसमें संगीत हो गया, और जो यूनेस्को जिसको रिकॉग्निशन यानी मान्यता देता वो रिलेटेड हो गया, उससे रिलेटेड और जो भी का नाम क्या स्थापत्य कला के बारे में। तो इन सब के बारे में आपको मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए। संगीत है, नृत्य है और रंगमंच है, लेकिन स्थापत्य और लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये इनसे लगभग एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जा रहा है, ये हो गया। और दूसरा है स्थापत्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको किसी भी तरफ में छोड़े। फिर थोड़ा बहुत ये संगीत भी इम्पोर्टेंट है, संगीत के 2 टाइप है और इसके रिलेटेड और पूछते रहिए, पूछता रहता है, तो ये आपको प्रिपेयर कर। बाकी जैसे जो भी जैसे नाम का नाट्य रूप है, नाट्य कला हो गया, ऐसे सेक्शन से उनको भी आप अपने लेवल पे प्रिपेयर कीजिए। तो आपको मोटा मोटा आइडिया रहेगा कि सिलेबस में किस किस चीज़ के रिलेटेड क्या क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया स्थापत्य कला हो गया, नाट्य कला, और भी जैसे जो भी नाम के पंथ संप्रदाय हो गए, जैसे आगे थे सूफी संत हो गए, ये तो इनके जो भी टाइमिंग इनके आसपास का कंटेम्प्रेरी पूछा जाता है कि तुलसीदास किसके कंटेम्प्रेरी है, ये भी। तो मोटा मोटा आपको उस समय ये चीज़ें याद होनी चाहिए, कौन सा आंदोलन कब टाइप में, जैसे भक्ति आंदोलन शुरू हुआ तो उसमें कौन सी भक्ति, कौन से टाइप की भक्ति, ये सब आपको आइडिया होना चाहिए। तो बेसिक्स कल्चर से रिलेटेड यही है। तो मोटे मोटे दो ही टॉपिक है, और बाकी वाले टॉपिक को ध्यान रखिए तब। फिर आ गया ज्योग्राफी। इसके लिए मैंने भी नितिन संज्ञानिया भी पढ़ी थी, और आर्किटेक्चर के लिए स्पेशली फाइन आर्ट की जो 11th की बुक है उसको भी पढ़ा था, बेसिक्स वही क्लियर किया था। नितिन संज्ञानिया सेलेक्टेड पढ़ी थी, जैसे संगीत का टॉपिक पढ़ लिया, ये नाट्य रूप के पढ़ लिया, ये वो जो हमारे नृत्य है वो भी क्लासिक नृत्य वगैरह उनके बारे में पढ़ लिया। तो वो बेसिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही पढ़े थे, ठीक है। अभी आएगा भूगोल। भूगोल के लिए मैंने केवल NCERT प्लस थोड़ा सा कुछ किसी का यूट्यूब पे कंटेंट देख लिया, यूट्यूब पे देखा था, जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी उसके लिए यूट्यूब को रेफर किया। जैसे एल नीनो बनने ला नीनो वो समझ में नहीं आया, या मेलेडिनियन जूलियन करके फिनोमेना उसको है, ऐसा बहुत सारे फिनोमेना जिसका मुझे कभी भी गैप लग रहा था वो भी। तो उसके लिए पहले देखा था, अभी तो वो ज़्यादा इतना रेलेवेंट रहे नहीं पता नहीं, लेकिन वो मृणाल सर की चैनल पे था एक मैम, राज तमिल मैम है, क्या नाम है उनका, उनकी क्लास, सॉरी हाँ राज तमिल मैम है, तो उनकी क्लास थी, तो उन्होंने उनको देखा था तब मैंने, तो मुझे थोड़ा बेसिक्स आइडिया हो गया। तो वही थोड़ी इंग्लिश टाइप में, इंग्लिश में अगर वो मैंने देखी तो मेरा ठीक क्लियर हो गया। आप भी अगर NCERT रखो, बाकी जो गैप रह रहा तो आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो है, तो बेसिक्स वाली चीज़ें देखो। फिर दूसरा है मैपिंग के लिए। मैपिंग के लिए मैंने जो ऑक्सफोर्ड की मैपिंग है वो निकाल देखी थी, बाकी जो भी करंट में जितनी भी रहती थी उनको मैं कर लेता था, जैसे जो करंट अफेयर वाले बहुत सारे वीडियो डाल देते उसको कर लिया। और इंडिया के रिलेटेड था तो मैपिंग की जो नदी वगैरह इनके लिए जो ड्रेनेज सिस्टम है इसके रिलेटेड काफ़ी यूट्यूब पे वीडियोज़ भी है, तो वो भी देख लिया था। अभी हाल फिलहाल काफ़ी ऐसा डिस्कशन करा था, तो ये हो गया था वहाँ से नदी वाला ड्रेनेज सिस्टम हो गया। बाकी इंडिया का मोटा मोटा ये हो गया। बाकी जो भी NCERT में हो मैपिंग में जो ऑक्सफोर्ड है उसमें देख लेना एक बार, कौन कौन सी जगह पे कौन कौन सी टाइप की नाम के पहाड़ियाँ वगैरह ये हो गया। फिर जो थोड़ा बहुत मैपिंग में वो भी पूछते हैं आजकल, नेशनल पार्क वगैरह हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह हो गई, तो वो भी पूछ लें, तो उसके बारे में भी आप देख सकते हो। तो मोटा मोटा ये आपको प्रिपेयर करना है आपको ज्योग्राफी के लिए।
पहले बेसिक्स स्टार्ट करो, फिर इंडिया का पढ़ो। हिस्ट्री के जैसे वर्ल्ड के रूप में देखना जाए तो वर्ल्ड के रूप में जो भी चीज़ें न्यूज़ में रही है उसके थोड़ा बहुत बेसिक्स पढ़ लो। जैसे कौन कौन से देश कहाँ कहाँ पे है आपको मोटा मोटा आइडिया, अफ्रीका के देशों का थोड़ा, और कोई कोई नदियाँ वगैरह ज़्यादा न्यूज़ में रही है तो उस नदी के बारे में भी पढ़ लो, और कौन से पठार वगैरह ये हो गया। तो बेसिक चीज़ें यहाँ से जाएगा। ह्यूमन ज्योग्राफी के रिलेटेड तो ये भी NCERT में है, NCERT वही पढ़ लीजिए, उससे कई बार सीधे क्वेश्चन आए हुए, तो वो भी आप एक बार प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। तो NCERT प्लस थोड़ा बहुत यूट्यूब पे देख लो, और कुछ करंट अफेयर मैगजीन में जो भी चल रहा है वो भी पढ़ लो, और वो हो जाएगा बेसिक चीज़ें, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट ज्योग्राफी के लिए। और मल्टीपल रिवीजन करो, बेसिक समझ में आ जाए। जो भी इसमें गैप्स है, इसमें भी डॉट्स ज़्यादा है क्योंकि बिटवीन द लाइन चीज़ें ज़्यादा चलती है, तो उसको भी आप प्रिपेयर करिए ताकि आपका ये ज्योग्राफी जो से बिटवीन द लाइन, इसमें बहुत सारी चीज़ें होगी, आपको पता नहीं चले कि जो साइक्लोन है उसका फॉर्मेशन होता है, फिर उसका क्षरण कैसे होता है, पहले निर्माण क्षरण क्या है, इसकी भी चीज़ें मतलब स्पेसिफिक दिया हुआ नहीं है, तो एक डेवलपमेंट का क्या है, तो वो थोड़ा बहुत आप यूट्यूब पे देख के ऐसे ख़त्म करो। आपको बेसिक्स नॉलेज होना चाहिए कि हवा उस साइड से इस साइड क्यों जा रही है, इसके पीछे साइंस का थ्योरी होना चाहिए। जैसे मैं बता रहा हूँ हवा का मूवमेंट कहाँ होता है, जैसे गर्म कोई हवा हो जाती है, गर्म चीज़ देखना कभी भी ठंडी होती है, आपने कभी देखना भाप ऊपर उठती हुई रहती है, क्योंकि वो हल्की हो जाती है, गर्म होती है हल्की क्योंकि फैल जाती है। जैसे कुछ चीज़ें सिकुड़ भी है तो वो बहुत ज़्यादा डेंस होती है, मतलब घनत्व ज़्यादा होता है, और जो ज़्यादा फैली हुई रहती है वो चीज़ें उसकी घनत्व कम होता है, ठीक है। तो वैसे ही इसके कारण क्या है, हवा ऊपर चली जाती तो वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होता था। जैसे भारी की हल्की होगी ना, जैसे गर्म चीज़ होगी वो वहाँ पे हल्की है तो वो ऊपर चली जाएगी, जो ठंडी है वो उसके जस्ट नीचे रह जाएगी, तो ये हल्की का यहाँ वैक्यूम क्रिएट होगा तो दूसरी जगह की हवा को वो अपनी ओर खींचेगी। तो ये मैं बेसिक चीज़ें ऐसी, तो ये ऐसे ही थ्योरी बेस पूरा काम करते, तो ये आप समझ लें। वही कभी कभार बीच में कुछ भी आ जाएगा तो वो जैसे हमें जैसे हिमालय का अपने भारत को काफ़ी शीतलहरों से बचा था, तो हिमालय का जो पर्वत श्रृंखला है वो भारत को जो रसिया या उस साइड से आती है ठंडी हवाओं से भारत को बचाता है। तो वैसी वाली कुछ थ्योरीज वगैरह इस तरह से आप बेसिक्स समझने की कोशिश कीजिए, ये कैसे होता है और क्यों होता है। कंप्लीट। नेक्स्ट आ गया राजव्यवस्था। राजव्यवस्था के लिए मैंने नॉर्मली NCERT पढ़ी थी पहले, ठीक है। NCERT पढ़ी सारी 6 to 12 तक पढ़ी थी, और इसमें 11-12 वाली वो भी पढ़ी थी, ठीक है। फिर आया लक्ष्मीकांत पे, लक्ष्मीकांत में बेसिक चीज़ें सब पढ़ी थी, और लक्ष्मीकांत के सारे चैप्टर पढ़े मैंने। 6th एडिशन पढ़ा, अभी शायद 8 तक आया था, 5th या 6th पढ़ा था, 6th शायद 5th या 6th, हाँ 5th पढ़ा था, जो ग्रीन वाली है वो पढ़ी, तो वो पढ़ा। और NCERT पढ़ी, NCERT पहले बेसिक के लिए, तो उसमें काफ़ी ठीक रहा। तभी आप इसमें क्या करना, आपको इसमें क्या करना, राइट्स के बारे में पढ़ना है, राइट के बारे में पढ़ना नहीं समझना भी है। अभी रिसेंट में क्या चल रहा है उसको भी समझना है। जैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो शादी करना या जो अपनी वाइफ को सेलेक्ट करने का जो अधिकार है वो किस में आता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ। तो वो उस समय 2017 में हदिया केस आया था, हदिया मामला। एक कोई हिंदू लड़की थी, उसने मुस्लिम लड़के से शादी की थी, और उसके बाद में शायद उसने अपना धर्म परिवर्तन किया था, तो उनके ऊपर ये रोकने की कोशिश की, तब उसने बोला कि उसने फिर नाम चेंज करके हदिया बोला था अपना, ऐसा शायद केस था। तो उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कोई भी महिला जो 18+ है उसको, उसके पास पावर है कि वो अपने जो भी शादी करना किससे, वो उसके चयन का अधिकार है। वैसे ही लता सिंह मामले में भी ऐसा ही बोला था, जो यूपी से, लता सिंह वर्सेस यूपी मामला, ये भी शायद कुछ ऐसी 2013 का है कब का। तो ऐसे जो भी मामले आ रहे हैं उससे, तो उसमें पूछा था कि ये किस अनुच्छेद से रिलेटेड है, मतलब अधिकारों से रिलेटेड पूछा था, निजता का अधिकार किससे रिलेटेड है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। और निजता का अधिकार नॉर्मली अभी पुट्टा स्वामी जो मामला था उसी से आया 2017 में, तो ठीक है। तो बेसिक्स मोटा मोटा ये, पहले अधिकारों को करो, बाकी संविधान तो करना ही है, संविधान की बेसिक आपको समझ होनी चाहिए, मोटा मोटा सब आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में आइडिया रखो, कितने भाग है, कौन से भाग में क्या क्या लिखा हुआ है, ये सब आपको आइडिया होना चाहिए, कौन सी अनुसूची में क्या लिखा हुआ, इतना सब ये हो गया। आजकल थोड़ा सा एक्ट के बारे में भी पूछ रहे हैं, कोई जितनी भी बॉडीज़ है कॉन्स्टिट्यूशनल है, बाकी कोई बॉडी है उसके बारे में थोड़ा बहुत, जैसे बार काउंसिल के बारे में पूछा है, अभी ह्यूमन राइट के बारे में पूछ लेते हैं, ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में, तो ऐसा बेसिस आपको आइडिया होना चाहिए। तीसरा है पॉलिटिकल थ्योरीज के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, समानता क्या है, स्वतंत्रता क्या है, राजनीतिक व्यवस्था में जैसे अलग अलग टाइप के, अधिक राष्ट्रपति शासन कैसा आता है, संसदीय शासन कैसा है,
लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र के बेसिक प्रिंसिपल क्या है, जो होते ही पता चलता है कि लोकतंत्र है। संघवाद होने में क्या चीज़ें होती है, तब संघवाद के लिए आप इम्पोर्टेंट क्या क्या। तो जो बेसिक कीवर्ड्स हैं उनको आप एक्सप्लेन करना आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ें सभी। तो ये पॉलिटिकली दो चीज़ें, दोनों बड़े बड़े सेक्शन ये होगी। और इसके अलावा जो हम लोग मोटा मोटा यही देखता है, बाकी संसद है, संसद के बारे में जो आर्टिकल मतलब वो है, बाकी संसद की प्रोसीडिंग है, संसद होगी चाहे राज्य विधानमंडल होगी, इनकी दोनों की आप तैयार करो कि ये कैसे काम करते हैं, इनका क्या चलता है क्या नहीं, क्या उसके अंदर जैसे उनको जो संसद है वो कार्यपालिका को किस तरह से नियंत्रित करती है और नियमित करती है, उसके लिए क्या क्या टूल्स है, टूल की टाइप कैसे, कौन से कुछ टाइप है जो इससे रिलेटेड है, किससे, संविधान से रिलेटेड है, कुछ है नियम वगैरह बनाए हुए, कुछ क्या परंपरा पे आधारित है। ऐसे आपको आइडिया होना चाहिए कौन कौन से टाइप के, बजट कैसे पास होता है, बजट पास करने की क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या रिस्ट्रिक्शन लगाती है, किस तरह से राज्यसभा और लोकसभा अलग अलग है, राज्यसभा में और उसकी राज्यसभा कहाँ पर सुपीरियर है, लोकसभा कहाँ पर सुपीरियर है। तो मोटा मोटा जो आपका सेक्शन है ये आपको क्लियर करना है कि इसको जो भी इससे रिलेटेड जो भी पूछा जाए तो आप उसमें श्योर रहे और उसमें आप अनुमान या जो भी लगाना उसमें काफ़ी कैपेबल रहेंगे। तो ये बेसिक चीज़ें हो गई। फिर बाकी आपने कॉन्स्टिट्यूशन की सब मोटी मोटी जो भी धारा है एक बार देख लीजिए, जितने भी आर्टिकल हैं उनको एक बार देख लीजिए किस किस में, और जो जो इम्पोर्टेंट है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो भारत की जो राजनीति है उसको बहुत कुछ प्रभावित करते हैं वो आर्टिकल याद करने। जैसे 1 से 50 तक तो कंपलसरी याद करने हैं, उसके बाद वाले जैसे नाम क्या, भारतीय जो राजनीतिक प्रणाली इसको ब्रीफ करता है, या फिर जो राज्य केंद्र संबंध है वो हो गया, या पंचायती राज से रिलेटेड हो गया, या फिर जो अनुसूचियों से रिलेटेड जैसे जो अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए क्या है, बाकी जितने भी जो भी निर्वाचन रिलेटेड है, या फिर संविधान संशोधन हो गया, या आपातकाल रिलेटेड वो, तो इनके आपातकाल के क्या प्रभाव, ये सभी लक्ष्मीकांत में मोटा मोटा लिखा हुआ, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करो। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आपको अभी भी पूछने के चांस है। तो ये ट्राइब प्रोग्राम होने के बाद में IR आता था। IR के लिए मैंने क्या किया था, पहले तो NCERT पढ़ी थी जिसमें मोटा मोटा आइडिया हो गया। फिर आपको क्या करना है कि IR में 3-4 चीज़ें प्रिपेयर करनी है। मेंस के लिए मैंने बोला था कि भारत का किसी के साथ संबंध है और अभी हाल फिलहाल न्यूज़ में रह रहा है, कुछ किया है, तो वो याद कर लो पहला। दूसरा, जो संगठन है जिसमें भारत उसका सदस्य है वो याद कर लो, और बहुत बड़ा संगठन है उनकी पहला जो भारत उसका पार्ट है वो याद प्रिपेयर कर लो क्या चीज़ है। जैसे UN के जितने भी है, UN की बॉडीज वगैरह थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए, किसका सदस्य रहा है किसका नहीं। अभी जैसे पूछा था किसने इस बार 2026 में क्वेश्चन की किसको 2 बार नोबेल मिला हो, तो ऐसा थोड़ा बेसिक याद रखना कि कोई हो सकता है ऐसा काम यूज हो जाए। और उसके लिए आप नॉर्मली मैंने विजन का कंटेंट देखा था लास्ट एग्जाम के टाइम, तो वो पूछते हैं विजन से, वो विजन का ही काफ़ी अच्छा प्रिपेयर करता है। बेसिक्स जो भी आती है PT 365 वाला है उसमें वो ट्राई करते हैं, काफ़ी मॉडेस्टिक होता है, मैंने वो भी देखा। और लास्ट है कि वैसे संगठन जो बहुत इंपॉर्टेंट है बट भारत उसका हिस्सा नहीं, जैसे RCEP रीजनल कोऑपरेशन फॉर इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ऐसा कुछ था। तो ये वाला सेक्शन था, या और भी कोई जो भी है जिसका इंडिया पार्ट नहीं, जो बहुत बड़ा, जैसे ये हो गया नाटो हो गया, ये काफ़ी बहुत सेंटो हो गया, ये सब है। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए, ये बेसिक चीज़ें। और फिर इंटरनेशनल लेवल पे जो भी घट रहा है उसका छोटा मोटा आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये हो गया सेक्शन दूसरा, किससे रिलेटेड है, IR से। IR इतना कर लोगे तो बेसिक्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और बाकी इंडिया का भी हाल फिलहाल किसी के साथ इन हो रहा है जो MOU वगैरह किसी देश के साथ, वो याद रखना ही आपको। व्यापार से रिलेटेड जो इकोनॉमी पार्ट है वो भी थोड़ा यहाँ से ही कंप्लीट कर देना। और किस किस रिलेटेड अभी यहाँ पे कूटनीति चल रही है, किन किन टॉपिक से रिलेटेड डिस्कस किया जा रहा है, कि जैसे मान लो लिथियम से रिलेटेड हो गया, और भी कोई रेयर अर्थ RER ये हो गया, और भी चीज़ें जो भी है डिफेंस के रिलेटेड हो गया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो गया TT। तो ये सब चीज़ों पे फोकस करना है, ठीक है। नेक्स्ट आया अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में क्या होगा, देखो मुद्रा होती है, उससे रिलेटेड मुद्रा, चलो हिंदी में मुद्रा क्या होती है, मौद्रिक क्या होता है, बैंकिंग। देखो रुपया कैसे काम करता है हर टाइप से,
वो सब बताना है। बैंक से रिलेटेड बेसिक आना चाहिए, RBI वगैरह इसका कैसे गवर्न करता है, मौद्रिक नीति पूरी, पैसा कैसे, रुपये में क्या क्या पहले सिक्का था उससे रिलेटेड क्या चाहिए, UPI यूज़ किया जा रहा है, UPI का वो हो गया, ये सब आपको आइडिया होना चाहिए। आज मोड ऑफ ट्रांजिशन वो सब बताना चाहिए, ATM कैसे काम करता है, इसका क्या सिस्टम वगैरह वो हो गया, मतलब जो भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड इनको दोनों को सब में मर्ज क्या सब मर्ज करके साथ में मिलकर देखना। आजकल ब्लॉकचेन आ गई है, उसका क्या थ्योरी है, तो कंप्लीट मुद्रा से रिलेटेड जो भी मुद्रा का इवोल्यूशन कैसे का, बैंक कैसे होते हैं, फिर काम कैसे करते हैं, मोड ऑफ ट्रांसफरिंग मनी हो गया, इन सभी बेसिक चीज़ों पे आपको डिस्कस करना है। ठीक है, आपको आइडिया होना चाहिए, पहली बात। दूसरा हो गया राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति जो आप जिसको आप बजट कहते हैं, ठीक है, फिजिकल पॉलिसी, ठीक है। तो सरकार ने अभी जैसे फिजिकल पॉलिसी पेश किया, उसके अंदर किसको प्रायोरिटी रखी, क्या नहीं है, वो रिलेटेड हो गया, उसको कैसे पेश किया जाता है, उसके पीछे की थोड़ा बहुत बैकग्राउंड पॉलिटिकली जो भी जैसे राजनीति के रिलेटेड क्या होगा, संविधान में क्या बोला गया है उसका, वो बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए राजकोषीय नीति के बारे में। फिर आ गया तीसरा भुगतान संतुलन, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, भुगतान संतुलन, अगर आपको संतुलन का मतलब क्या है, जैसे आप भारत का व्यक्ति, भारत का निवासी, ठीक है, और गैर निवासी, ठीक है, उसके अंदर उसके बीच में आपस में जो ट्रांजैक्शन होता है उसको बोलते हैं भुगतान संतुलन। वो कई दो टाइप का होता है, अगर आपने पढ़ा हो तो। फर्स्ट है करंट और दूसरा है कैपिटल। वो उसको बेसिक आप पढ़ लेना, कम कैपिटल क्या होता है, उसमें अंतर क्या, एलिजिबल वो हो गया। फिर किसके साथ कितना है, ट्रेड डेफिसिट वगैरह क्या दिया जा रहा है, किसके कौन बड़ा है कौन छोटा है, इस टाइप में कौन कौन सी स्कीम है जो एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है, और FDI FPI में अंतर क्या है, FII क्या होता है, ये सब बेसिक चीज़ें, इनको एक बार पढ़ लेना। और इसके लिए मैंने मृणाल सर के नोट्स फॉलो किए थे और उनकी क्लास भी देखी। आप भी कोई जो भी आपको मिले, लेकिन आपको बेसिक जानकारी इन चीज़ों की होनी चाहिए, वो सतही नहीं, थोड़ा सा डीपली भी। फिर चौथा सेक्शन है जो भी अभी जैसे भारत की जो भी अर्थव्यवस्था के जो भाग है, अर्थव्यवस्था के बड़े बड़े पिलर, जैसे क्या है, कृषि है, ठीक है, मतलब प्राथमिक सेक्टर, सेकेंडरी, थर्ड, टर्शियरी, देखो इसकी स्थिति क्या है और इसके रिलेटेड योजनाएं क्या है, सब सेक्शन के बारे में। जैसे मान लो एग्रीकल्चर, बीज के रिलेटेड कौन सी स्कीम है, उर्वरक से रिलेटेड कौन सी स्कीम है, तो इनका एक बार मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए। और स्टेटस क्या अभी अर्थव्यवस्था में, जैसे कृषि का क्या योगदान है, क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है, क्या सुधार होना चाहिए, उससे रिलेटेड डाटा हो गया, जो मेंस में भी काम आएंगे और प्रीलिम्स में क्लियर करना। वो सेम ही आपको फिर द्वितीय क्षेत्र के लिए करना, फिर तृतीय के लिए करना, और फिर चतुर्थ और फिर पंचम। 5 तारीख हुआ ना, आपने पढ़ा होगा इसमें, जियोग्राफी में, जो ह्यूमन जियोग्राफी, उसमें बताया 5 टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी। 5वें स्थान पे होती है जो संरचना कहो या अवसंरचना कहो, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत टाइप के होते हैं, जैसे केबल हो गया, सड़क हो गया, ये जल हवाई जहाज़ हो गया, हवाई यात्रा जो मार्ग है उनका डेवलपमेंट हो गया, और इसके अलावा आवास हो गया। तो जो भी ये अवसंरचना से रिलेटेड है, पानी के लिए हो गया। तो ये सभी सेक्शन को आप इसको तैयार करो, अवसंरचना से रिलेटेड जो स्कीम्स है, स्टेटस क्या है, स्कीम क्या है, स्टेटस क्या मान लियो, वो थोड़ा मोटा कोई इशू चलेंगे 2-3। लास्ट है कि मानव विकास से रिलेटेड, मानव विकास के लिए जैसे कौन कौन सी जनसंख्या चेंज हो रही है उसके रिलेटेड हो गया, शिक्षा के लिए क्या, स्वास्थ्य के लिए क्या, स्किल के लिए क्या, और भी जैसे माइनॉरिटी वगैरह ये हो गया, या जो वनरेबल सेक्शंस का जो सेक्शन आपका सामाजिक न्याय का जो मैंने बताया था, उसका भी यहाँ पे आप तैयार कर लो, ताकि कोई पूछ ही जाए कि योजना के बारे में नाम पूछ लिया जाए तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए ये योजना किससे रिलेटेड है। हो सकता है उसके बारे में, जैसे अभी कई बार जो पता मातृवंदना, माँ योजना पूछा था, जो इलेक्ट्रिसिटी जैसे मतलब दुग्ध उत्पादन के रिलेटेड था वो था, या फिर कभी कभार क्वेश्चन जो भी कुछ मातृवंदना के रिलेटेड पूछ लिया, और भी जो भी योजना, तो उनके बारे में आपको मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए। किरण हो गया जो महिलाओं के लिए योजना है, या मनो किरण हो गया, तो उसके लिए वो किसके लिए,
अनुग्रह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, और ये मेंटल हेल्थ के लिए। तो ऐसे आपको आइडिया होना चाहिए मोटा मोटा क्या क्या चीज़ें, ठीक है। तो आप इकोनॉमी के लिए ये सब सेक्शंस को अच्छे से कर लीजिए ताकि आपको मोटा मोटा आइडिया रहे क्या क्या चीज़ें हो रही है, और करंट में जो भी रह रहा है उसको भी आप देखते रहे। जैसे कुछ जैसे एक्ट वगैरह चेंज हो गया, और इसके बीच में अगर एक कुछ ये भी है, हाँ, मुद्रास्फीति वगैरह, जो आंकड़ों से रिलेटेड मुद्रास्फीति है, इसको मुद्रास्फीति की गणना कैसे करें, तो इसके लिए आप जो इकोनॉमिक सर्वे और ये चीज़ें देख लो, बजट थोड़ा सा देख लो, तो यहाँ से हो जाएगा मोटा मोटा। और बजट का ग्रो किस तरह से हो रहा है, और ये हाँ अभी की स्थिति के हिसाब से ये भी बता दीजिए कि ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। मुद्रास्फीति वगैरह यहाँ पे है ये सेक्शन, और उसमें कौन से पैरामीटर्स है वगैरह वगैरह। और मैं ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी वाला भी यहीं से ख़त्म कर दीजिए ताकि उसके भी सेगमेंट कैसे पहले किस तरह से हो गया, फिर बाद में ये ह्यूमन डेवलपमेंट वाला छठा लास्ट वाला टॉपिक बोला, उसी में ही शामिल कर सकते हैं कि गरीबी के जो पैरामीटर है जिस मापने का वो पहले से चला आ रहा है, उसका कैसे कैसे लगे, कैसे कैसे चेंज होता गया, उसके बारे में आप याद कर लीजिए ताकि आपको आइडिया रहे। फिर कई बार क्वेश्चन पूछा है कि सबसे जो सुरेंद्र तेंदुलकर की जो कमेटी थी उसने क्या मतलब आधार बनाया था, वैसे क्वेश्चन आते रहते, तो आप भी अपने लेवल पे वो सब चीज़ें तैयार कीजिए, ठीक है। तो मोटा मोटा इकोनॉमी में ये तैयार करना। अगला चैप्टर बात करते हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पर्यावरण आएगा, उसके लिए बेसिक चीज़ें हैं। मैंने NCERT सीखी, और वैसे भी मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, तो 12th की जो NCERT उसके लास्ट के चैप्टर है 13 से लेकर 16 तक, तो उसमें बेसिक्स बताए हुए, पारितंत्र क्या होता है, उसके एलन का रूल वगैरह, कैसे किस चीज़ को मतलब जैसे कोई जीव है वो कैसे फिजियोलॉजिकल या फिर किस तरह से अपने आप में अडेप्टेशन लाता है, और वो अपने आप को उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो वो चेंज वगैरह क्या है उससे रिलेटेड पढ़ लो। बेसिक चीज़ें जो भी पारितंत्र क्या है, और पिरामिड क्या होते हैं, कि वो पिरामिड किसके उल्टे होते हैं, किसके सीधे वगैरह, वो बेसिक्स आप पढ़ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंजर्वेशन से रिलेटेड, जैव विविधता का कंजर्वेशन। उसके लिए ग्लोबल लेवल से लेके रीजनल लेवल पे जो जो हो रहा है वो सब पढ़ने पड़ेंगे। उसके लिए आप बुक तो मैंने तो एक बुक के लिए पढ़ा था, मतलब बायो इसकी उड़ान बुक थी, पहले आती थी वो, अभी नई उतनी होलिस्टिक नहीं देखी, लेकिन पहले वाली अच्छी बुक थी वो, उसको पढ़ा था तो मुझे मोटा मोटा आइडिया हो गया था। जो अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ वैसा वाला उसे थोड़ा गहरा वाला थोड़ा आइडिया हो गया था, उसमें थोड़ा कंटेंट भी दिया था। मैं अभी इतना आपको थोड़े तो वो संरक्षण बताओ, जैसे मान लो ग्लोबल लेवल पे किसी जैव विविधता का संरक्षण कैसे किया जाए, जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड क्या क्या है, माइग्रेटरी बर्ड के लिए क्या क्या है, तो उनके बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और मैंने इसमें जो पहले बोला नहीं, जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है वो भी यहाँ पे ट्राई करना, जो IR में रिलेटेड, जैसे अनक्लोज है जो का नाम क्या है, जो समुद्रों में कैसे किस तरह से वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश होगा उसके बारे में। तो मतलब जो संरक्षण से रिलेटेड जो भी है, नेशनल लेवल पर क्या किया जा रहा है, इंटरनेशनल कौन कौन से एक्ट है, क्या क्या मेथड है, जैसे इन सीटो आउट सीटो हो गया, इन सीटो और एक्स सीटो वाला वो हो गया, वो सब हो गया, ठीक है। तो संरक्षण से रिलेटेड हो गया, फिर सेक्शन है। फिर तीसरा है प्रदूषण हो रहा है, ठीक है। प्रदूषण होने के कारण क्या है, इन पे डिस्कस करें। तो पहला बेसिक है वायु प्रदूषण से रिलेटेड, केमिस्ट्री का चैप्टर 13 है, कौन सा, जो 11th क्लास में बुक में केमिस्ट्री का 11th जहाँ तक ज़्यादा 11th का एक चैप्टर है 13, वो पढ़ लेना, जिसमें क्या है जो PAN है वो काफ़ी जो द्वितीयक प्रदूषक है उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अम्ल वर्षा जो होता है, एसिडिक रेन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आपको ये दोनों चीज़ें, ये सेक्शन आप यहाँ से करिएगा। बाकी प्रदूषण से रिलेटेड क्या सरकार कर रही है, क्या पॉलिसी है, क्या स्टेटस है, उसके क्या क्या चैलेंजेज है, उनके बारे में आप बेसिक चल रहे हैं। जैसे आपको वायु प्रदूषण के बारे में पूछा जा रहा है, तो वायु प्रदूषण 2 टाइप का होता है, एक इंडोर वायु प्रदूषण होता है, एक आउटडोर होता है। इंडोर आउटडोर के क्या क्या मतलब उसके कंपोनेंट होते हैं, जो यहाँ पे नॉर्मली क्या है, जो एक मतलब प्रदूषण क्या होता है, एक बेसिक चीज़ चल रही है उसमें कुछ डिस्ट्रप्शन आ गया तो वही प्रदूषण है, ठीक है।
फिर अगला है यहाँ पे हमने अधिनियम लिखे, तो वो सेम अधिनियम आप साथ कर लो। बाकी जो भी NGO वगैरह है, कोई संगठन वगैरह जो नेशनल इंटरनेशनल इस पे काम कर रहा है, उसकी मोटी मोटी आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। और जो अभी जितने भी COPs हो रहे हैं, तो आपको हर COP में जो स्पेसिफिक बात है वो याद रखिए, जो आपको, और जो अभी रेलेवेंट भी है ये भी याद रखना, रेलेवेंट भी होनी चाहिए। जैसे जो कुछ चीज़ें काम वैसे ही बोल दी थी ना, अभी उसका कोई मतलब नहीं है, तो उस चीज़ को याद करने की जरूरत नहीं। बाकी जितने भी ये है ना कॉन्फ्रेंस COP जो इम्पोर्टेंट है, जैसे 15 का वो जो 2015 में हुआ था 21वां, उसके बारे में आप बेसिक जानकारी रखिए। ग्लास को जो 26 में हुआ था 2026 में, उसके सॉरी 26 में नहीं 26वां हुआ था, और ये शायद 2026 से जोड़ दो 15 20 में हुआ था, सॉरी 2020 में हुआ था, 26 में हुआ था। तो यार उसको प्रिपेयर कर ली, जो काफ़ी, जिसमें इसमें पंचामृत आया था और इसमें क्या आया था SDG गोल आए थे। तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए मोटी मोटी ऊपर से, ठीक है। यहाँ तक ये हो गया कंप्लीट। क्या हुआ, इन्वायरमेंट। फिर नेक्स्ट जो क्या है, जैव प्रौद्योगिकी, सॉरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो फिर इसमें क्या है, जैव प्रौद्योगिकी या नैनो प्रौद्योगिकी हो गया। जैव के लिए बेसिक से आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से जीन वगैरह काम करते हैं, उसमें क्या चेंज किया जाएगा, वो हो गया। ब्लड रिलेटेड पता होना चाहिए कि ब्लड में क्या क्या होता है, और ह्यूमन का जितना भी होता है ना जो सिस्टम वगैरह फिजियोलॉजिकल, वो थोड़ा बेसिक्स आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा नाम क्या है, स्टार्च वगैरह ये होता है, इसमें क्या काम है, ग्लाइकोजन क्या क्या होता है, इसका क्या काम है, हार्मोनल रिलेटेड जो भी है कैसे काम कर रहा है, ये बेसिक्स आपको जो भी ह्यूमन रिलेटेड है वो है। फिर उसके बाद में जेनेटिक से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें जेनेटिक को मॉडिफाई करने का है, एडिट करने का है, या उसको कैसे चेंज करके वो करने का है। तो वो सब चीज़ें जो जेनेटिक लेवल है उसको भी आपको बेसिक समझना, जो बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, इसको अच्छे से पढ़ना है। और उसके एग्जांपल भी बताओगे यार, उसके क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं, उस पर हम डिस्कस करके आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है जो भी अलग दूसरी जितनी भी नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, सैटेलाइट से रिलेटेड जो हमारा स्पेस है, अभी स्पेस में जो चल रहा है उसके पीछे की थ्योरीज क्या है, बेसिक्स पता होना चाहिए। इसमें कौन सा पार्ट है, कोई स्पेसिफिक पार्ट यूज किया गया जो काफ़ी ऐसे यार, तो उसके बारे में जो कोई मिशन है उसका क्या उपलब्धियाँ या क्या उसका हो सकता है, वो सब बेसिक आपको पता होना चाहिए जैसे इस पर। इसके अलावा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गया, इनको भी अपने लेवल पर तैयार करो। इसके पीछे की क्या थ्योरीज वगैरह है, उन सभी सेक्शन को आप डील करो। और इसके अलावा जो भी काफ़ी अलग टॉपिक भी है, जो अभी न्यू इमर्जिंग जितनी भी टेक्नोलॉजी है, जैसे IT वगैरह है, इसका इनको भी आप देखो। और इनका ये अलग एक एनर्जी वाला सेक्शन भी है कि एनर्जी किस तरह से काम करती है या इसको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। अभी हाल फिलहाल वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चल रहा है। फिर जो नाभिकीय है, न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर कैसे काम करता है, उसको यूज़ किया जाता है। अभी रियर अर्थ मेटल हो गया, एनर्जी वाला मैं सेक्शन बात करके उसी में लिथियम आयन बैटरी वगैरह ये काम करता है। थोड़ा बहुत सेल का भी आपको आइडिया होना चाहिए, सेल कैसे काम करता है और उसका कैसे डेवलपमेंट वगैरह, उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक जो भी अभी न्यूज़ में चल रहा है, ठीक है, वो सेक्शन सभी आप अच्छे से प्रिपेयर करो, ताकि आपका मोटा जो बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होगा, तो आप है ना इसमें अच्छा स्कोर कर लोगे टोटल प्रीलिम्स में, ठीक है। पहला ये अभी हमने जितना मोटा डिस्कस किया उसको आपने तैयार किया, जैसे मैंने हर किसी के लिए स्पेसिफिक्स बता दिया कि क्या बुक वगैरह मैंने पढ़ी थी, आप भी क्या कर सकते हो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मैंने यूट्यूब पे वीडियो ज़्यादा देखे थे, और बेसिक्स मेरा ठीक था, क्योंकि मैं बायोलॉजी की साइंस बैकग्राउंड से ही हूँ, मैंने BSc किया है कॉलेज, तो फिर मुझे काफ़ी आइडिया था, तो वो मैंने इसको इतना इशू नहीं आया मैं इसका साइंस का। और बाकी जिसके लिए जो रिसोर्सेज मैंने यूज़ की वो मैंने बता दिए। कुछ इसके अलावा ऐड भी किया होगा यूट्यूब पे वगैरह, कैसे भी कहीं नहीं, छोटा फटा होगा, तो जो मोटा थोरोली चीज़ें पढ़ी थी वो वही पढ़ी। और साइंस के लिए जो साइंस टेक्नोलॉजी में जो बाय फर्मेंटेशन हो गया या फिर जो जीन एडिटिंग वगैरह है ना, ये सेम उसी जो 13 से मैंने कहा 16 वाला जो इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड, उसी से जस्ट पहले वाला 12वां 11वां ये चैप्टर है ना, ये सारा जीन एडिटिंग हो गया या फर्मेंटेशन वगैरह, इनसे रिलेटेड किण्वन वगैरह होता है ना, कि शराब वगैरह बनाई जाती है, या फिर ये नाम क्या है दही वगैरह कैसे बनता है, इसके बारे में सब बेसिक पता है, ठीक है।
तो ये मोटा मोटा आपका हो गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इस लेवल पे आप जो भी करंट में जैसे जैसे जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में आप जानकारी रखें, अपडेटेड रखें जो घटित हो रहा है, ताकि आप अपना जो भी मेंस में भी कभी क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे रेडियो फ्रिक्वेंसी वाला वो हो गया, लिडार विडार, उसके लिए डिफेंस में जो भी बन रहा है उसके बेसिक्स पता होना चाहिए। ये सब वो भी मतलब साइंस टेक्नोलॉजी का पार्ट है, तो उसको भी पढ़ना है। जैसे अभी पूछा था मिसाइलों से रिलेटेड, बैलिस्टिक मिसाइल हो गई और क्रूज मिसाइल, उसमें पता होना चाहिए किस तरह से कौन सी बैलिस्टिक कैसे काम करता है। बैलिस्टिक कैसे ऐसे परवल कर जाके यहाँ पे जाके वो अपना जो भी है जो वार हेड है वो छोड़ देते हैं, फिर वो जहाँ पे टारगेट किया था वहाँ अपने आप गिर है। लेकिन पहले वो जो क्रूज मिसाइल है ना वो बिल्कुल टारगेट जाती है, हम लोग बाद में भी इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बार यहाँ तक चली गई कौन सी बैलिस्टिक, फिर उसके बाद आप उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसको आप कंट्रोल करके जहाँ टारगेट करके वहाँ पे हिट कर सकते हो। ये हो गया। और एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है, मतलब इसका जो बेसिक चीज़ें है वो आपको आइडिया होना चाहिए जो डिफेंस से रिलेटेड है क्वेश्चन, ठीक है। अभी मेन यही है, आप इनको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। पहला ये करना कि अभी टेस्ट दीजिए मैक्सिमम, और उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन भी अटेंड करें, उस वहाँ से लर्निंग्स ले, फिर उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। आपका अभी टारगेट ये होगा 100 में से 100 सोल्व करो, और जो क्या आपको फिर मतलब मिलता है, क्या आप समझ पाते, कौन सी गलती की, उससे लर्निंग्स लो और उसको इम्प्रूवमेंट करते रहे, ठीक है। इसी तरह से आप अपने आप को और सुधार करते जाओ, पिछली वाली गलती से सीखते जाओ और आगे वाली गलती से और सीखते जाओ, ताकि जो भी कमी है उसको कम करके आप एक बेटर बन पाओ और आपको उस फिल्म्स के लिए करना। तो मोटा मोटा जो थोरोली जो समझ में आ रहा है क्या क्या तैयार करना था और कहाँ से कर सकते हो वो हो गया। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको इससे एक्स्ट्रा भी पढ़नी पड़ सकती है, क्योंकि अभी जो पेपर का लेवल बढ़ रहा है, लेकिन बेसिक चीज़ें यहाँ तक आप कंप्लीट करो, अच्छे से प्रिपेयर करो। जहाँ से यूट्यूब से मिल रहा है वहाँ पे, मान लो कहीं जैसे आपका डॉट्स कनेक्ट नहीं हो पा रहे, जो मैंने अभी बोला कहीं डॉट्स के इशू आएगा, तो उस समय आप एक बार वापस कुछ सेक्शन के लिए थोड़ा बहुत और अपने जो भी रिसोर्स है उसको एक्सपेंड करके सॉल्व कीजिए उस समस्या को, ठीक है। तो इसी के साथ सभी को जय हिंद, जय भारत, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अब अगले वीडियो मिलते हैं कोई नई टॉपिक के साथ, ताकि आपको सबको अच्छे से हेल्प हो। और इसी के साथ जय